नमस्कार दोस्तों, सोनिस विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट और जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आपको पार्टनरशिप करनी है, धंधे को आगे बढ़ाना और स्केल अप करना है। काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं पार्टनर ला रहा हूँ बिजनेस के अंदर तो कैसे उससे एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एग्जिट क्लॉज से लेके वर्किंग प्रोसेस से लेके हर चीज़ इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। देखो, पार्टनरशिप कब होती है? जब दो ह्यूमंस मिलकर आपस में एग्रीमेंट करते हैं। बट जब किसी बिजनेस पर्पस के लिए दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, दो इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी आपस में एग्रीमेंट करती है, उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। पार्टनरशिप के अंदर कोई नई कंपनी फॉर्मेशन नहीं होता है, बट जॉइंट वेंचर के अंदर आप चाहें तो एक नई कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नया बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अब देखिए, दो डॉक्टर आपस में मिलकर एक डायग्नोस्टिक लैब चला रहे हैं तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन जाएगा। बट एक लैंड का ओनर आया, एक डेवलपर आया कि बिल्डिंग खड़ी करते हैं, लेटर ऑन फ्लैट बेचेंगे इस बिल्डिंग के ऊपर, तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गया, वह जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है, जॉइंट वेंचर काम में आता है। अब जब आप पार्टनरशिप किसी से कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, चीज़ें सही नहीं है, तो पार्टनरशिप लंबी नहीं चलती है। और हिंदुस्तान के अंदर तो रिकॉर्ड है। एक्चुअली होता क्या पार्टनरशिप के अंदर, जो मैं लंबे समय तक देखता हुआ आया हूँ और प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी रहे इंडिया के अंदर, एक बंदा धंधा चला रहा था, उसने एक पार्टनर बना लिया, दो लोगों ने मिलकर धंधे को स्केल अप करा, बड़ा करा, अब कंपनी हो गई 100 करोड़ की। होता क्या है, दूसरा वाला बंदा साइड में जाके बैठ गया, बोला ठीक है अब 100 करोड़ आ रहे हैं, मेरा इतना विजन नहीं है, पहला बंदा लगा हुआ है कंपनी को खींचने में। तो वहाँ डिस्प्यूट पैदा होते हैं कि भैया मेरे को तो उतना टाइम देना पड़ रहा है, वो तो सो गया घर जाके, यहाँ रेस्ट कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बट प्रॉफिट में से हिस्सेदारी लेके जा रहा है। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको पहले सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा कि सैलरीज दोनों पार्टनर्स कितना निकालेंगे, प्रॉफिट्स में से कितना निकलेगा। फिर अगर एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहे तो उसका एग्जिट कैसे होगा, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। और आप एक चीज़ समझो, अगर आपको धंधे पे पूरा कंट्रोल चाहिए, 100% कंट्रोल आपको, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सैलरी बेस पे ले आओ, प्लस कुछ इंसेंटिव दे दो कि सैलरी प्लस इंसेंटिव, इससे आपका कंट्रोल भी आ गया, कभी भी उसको बाहर कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एम्प्लॉय की बात करो, नॉट पार्टनर। पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर को निकालना, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, LLP हो, पार्टनरशिप में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, अकाउंट्स कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं एक बार स्केल अप होने के बाद। इस चीज़ का ध्यान रखना, तो बहुत सोच समझ के किसी को पार्टनर बनाना। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ फैमिली मेम्बर्स को पार्टनर बनाओ, प्रोफेशनल्स को धंधा चलाने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर आप लोग ज़्यादा स्केल नहीं करने का सोच रहे हो तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट सबसे बेस्ट होता है। 2-3 करोड़ तक आराम से आपका टैक्स ही बच जाएगा। और जो पार्टनरशिप में आप टैक्स भर देते हो, पैसा घर लेके पार्टनर जाते हैं, उस पर आपको एडिशनल टैक्स नहीं भरना पड़ता। इस चीज़ का ध्यान रखना। प्राइवेट लिमिटेड LLP की कैसे भरना पड़ता है। अब अगर आपको बड़ा जाना है, स्केल अप करना है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड LLP बनाना, फिर आप पार्टनरशिप फर्म की तरफ मत जाना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, पार्टनरशिप के अंदर एग्जिट क्लॉज को अच्छे से डिफाइन करना। अब जैसे इंडिगो में हुआ, दो बंदों ने मिलकर इंडिगो की शुरुआत करी थी, एयरलाइन आज प्रॉफिटेबल हो गई, स्केल अप हो गई। अब एक बंदा कह रहा है कि मैं कंट्रोल रखूंगा, दूसरे बंदे को बाहर कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, दूसरा बंदा बाहर जा रहा है, वो अपने शेयर बेचता जा रहा है। तो एक टाइम बाद कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स के अंदर डिस्प्यूट होते हैं। इसलिए अंबानीस, अडानीस ये पार्टनरशिप मॉडल नहीं रखते हैं, ये ग्रोथ का मॉडल रखते हैं, स्केलेबिलिटी का मॉडल रखते हैं, परफॉर्मेंस का मॉडल रखते हैं, जहाँ पे जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं रिप्लेस कर सके। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए जिनका आपको ध्यान रखना है। देखो, आपको ये देखना पड़ेगा आपका पार्टनर एक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है, साइनिंग अथॉरिटी बैंक के डॉक्यूमेंट्स में किसके पास है, वर्क डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से डिफाइन होना। डिफाइन नहीं है, रूल्स क्लियर नहीं है, हाँ हो जाएगा देख लेंगे, इन सब के चक्कर में डिस्प्यूट पैदा होते हैं। फिर जॉइंट वेंचर में इसमें आपको फंडिंग का ध्यान रखना पड़ता है, ऑपरेशंस का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने ज़मीन दे दी, अब बिल्डर कितना उसमें मटेरियल लगाएगा, ठीक है, उस मटेरियल के ऊपर कितना वो कितने जल्दी खड़ा कर देगा स्ट्रक्चर, कितने जल्दी फ्लैट बिकेंगे, फ्लैट नहीं बिके तो आपका नुकसान हो गया। आप तो बोलोगे तूने है ना बिल्डिंग 2 साल बनानी थी, 10 साल बनाई, मेरी तो ज़मीन खराब हो गई पूरी, ज़मीन मेरी 50 करोड़ की थी। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, टाइमलाइन जाननी पड़ती है ताकि अगले वाले बंदे को अपनी रूल्स ड्यूटी समझ में आए। अब मेन प्रॉब्लम और कहाँ आती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, वो आती है प्रॉफिट्स एंड सैलरी के अंदर। प्रॉफिट्स को आपको देखना पड़ेगा कि भैया फिक्स सैलरी आपने हर महीने के 5 तारीख 10 तारीख को पार्टनर्स को बांट दी, उसके बाद 15 तारीख को प्रॉफिट्स बांट दिए, या साल में एक बार प्रॉफिट्स बांट दिए। फिर वर्किंग आवर्स और कंट्रोल कैसे रहेगा। ईगो इश्यूज एम्प्लॉयज़ के नहीं आने चाहिए। एक पार्टनर अगर एक एम्प्लॉय को हैंडल कर रहा है तो उसी को करने दो। दो पार्टनर मिलकर एक एम्प्लॉय को कभी भी हैंडल मत करना, इसको लिख के रख लेना, हमेशा डिस्प्यूट पैदा होंगे। अब लीगल प्रोटेक्शन के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 2,500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे डीड साइन होनी चाहिए। पैन इंडिया 2,500 पकड़ लो, कुछ स्टेट में कम है बट मैक्सिमम 2,500 तक में काम हो जाता है। हर पार्टनर के पास साइंड कॉपी होनी चाहिए। क्यों? आप 4 पार्टनर हो, एक पार्टनर के पास ओरिजिनल कॉपी है, बाकी 3 डुप्लीकेट लग के बैठे हैं, वो बंदा भाग गया, डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में केस फाइल करने में दिक्कत आती है, तो ओरिजिनल कॉपी चारों रखो, चारों नोटराइज करवाओ ओरिजिनल कॉपीज़ को, 4 कॉपीज़ बन जाती, कोई दिक्कत नहीं आता। थोड़ा स्टैम्प ड्यूटी आपकी और एक्स्ट्रा पड़ेगी उसके ऊपर, बट ओरिजिनल कॉपीज़ क्रिएट हो जाती है। तो कोशिश करो कि ओरिजिनल साइंड कॉपी सबके पास हो।
अगर कोई पार्टनर एग्जिट लेना चाहे तो उसका नोटिस पीरियड मेंशन होना चाहिए, और प्लस वैल्यूएशन बिजनेस की कैसे निकलेगी, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यूएशन, ऑडिटर कौन सा सर्टिफाइड करेगा, कौन से सीएस की वैल्यूएशन निकालेगा, और जब 3 पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है और एक तीसरा पार्टनर और आ रहा है, तो उसका एंट्री कैसे होगी, जाने वाले की एग्जिट कैसे होगी, इसको पहले ही लिख लो, ताकि प्री डिफाइंड फॉर्मूलास लगा दो ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब पार्टनर एग्जिट ले चुका है तो उससे साइन करवा लेना कि एक तो तुम हमारे एम्प्लॉयज़ को सॉलिसिट नहीं करोगे, धंधे को छेड़ोगे नहीं, हमारे क्लाइंट्स को नहीं छेड़ोगे कि मालूम पड़ा वो आपके क्लाइंट्स को पिच कर रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को सॉलिसिट कर रहा है कि तुम उसको छोड़ो, 10,000 दे रहा है, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, मेरे पास आ जाओ। तो ये चीज़ें नहीं करोगे, क्योंकि जाने वाला पार्टनर कई बार दिक्कत दे सकता है धंधे से आने के बाद। अब धंधे से वो चला गया, धंधा आपके हाथ में, तो क्लाइंटों को कुछ भी बोल दे, एम्प्लॉयज़ को कुछ भी बोल दे, मार्केट में कुछ भी बोल दे आपकी कंपनी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, तो उसको अच्छे से साइन करवाना, एनडीए, एनसी सब कुछ, कि 1-2 साल तक हम हमारे ना धंधे में घुसोगे, ना बिजनेस को छेड़ोगे, ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, ताकि आपके लिए कोई इशू ना हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप पार्टनरशिप किसी के साथ कर रहे हो, जॉइंट वेंचर कर रहे हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड को अच्छे से लिखवाना, अपने पॉइंट्स को, रोल्स को, ड्यूटीज़ को, हर चीज़ को क्लियर रखना। मैंने खुद ने देखा है मार्केट के अंदर, मेरे क्लाइंट्स आते हैं 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, कितने भी टाइम ले लो, एक टाइम बाद डिस्प्यूट हो ही जाता है। जब पेपर पे चीज़ें क्लियर नहीं होती है, जब प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, डिस्प्यूट पैदा होना चालू हो जाते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लालच, मेरे को ज़्यादा चाहिए, लॉस हो गया तो फिर गलती किसकी, मैं तो मेरा काम कर ही रहा था। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना फ्रेंड्स। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग अच्छा पेरेंट्स सपोर्ट दिया, इसके लिए धन्यवाद।